ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम पैरेलल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से यानी हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये यील्ड तक कर दिया था ना। लेकिन ये रेट कांस्टेंट K1 फॉर रिएक्शन 1 और फॉर रिएक्शन 2, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम रह गया था। एज द रेट ऑफ फॉर द रिएक्शन 1 R1 is equal to K1A minus X. Our rate for the reaction 2, that is R2, is equal to K2A minus X. अगर इसमें से एक इक्वेशन को हम दूसरे से डिवाइड कर लें, यानी दिस इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, R1 by R2, K1A minus X divided by K2A minus X. So R1 by R2 will be equal to K1 by K2. अगर इस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, K1 divided by K2, yani constant divided by constant is another constant, that this is Z. So rate of reaction 1 divided by rate of reaction 2 is equal to constant, that is Z. Our Z is the ratio of the rate constant. As the rate of reaction is equivalent या proportional to amount of the product B, and the rate of अगर B ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि rate of reaction is fast. If amount of B is lower, it means rate of reaction is slower. Similarly, for C, if amount of C is larger, it means the rate is fast, rate of reaction is high, rate of reaction is fast. So we can say that rate of reaction is proportional to or equivalent to amount of the product formed. So rate for the reaction 1, that is R1, will be equivalent to or will be equal to or will be proportional to amount of the product, that is B. So rate R1 is equivalent to B. Similarly, rate of reaction 2, that is R2, is equivalent to C. So R1 by R2 will be equal to amount of B divided by amount of C. अब ये अमाउंट ऑफ बी कितना प्रोडक्ट बनना है, ये हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी तरह स्टेबल प्रोडक्ट सी है, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, डिफरेंट केमिकल्स और फिजिकल मेथड्स अवेलेबल हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बी एंड सी। तो अगर हम ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शन टू R1 एंड R2. So amount of B divided by amount of C will be equal to K1 by K2 or Z. And the amount of B divided by amount of C will be equal to Z. And अब इस इक्वेशन को अगर हम देख ले, K1 by K2 is equal to Z, so K1 will be equal to K2 into Z. अब K total ये सम ऑफ द K1 और K2 के बराबर है, और K total ये हम स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ये K1 की वैल्यू यहाँ से लगा लें, K1 के बजाय हम लिखते हैं K2Z प्लस K2, इसमें से K2 कॉमन ले लेते हैं, Z प्लस 1, सो K2 इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई Z प्लस 1। अब ये K2 हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से KT, दैट इज द टोटल और कंपोजिट रेट कांस्टेंट, ये हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, स्लोप से, फर्स्ट ऑर्डर के स्लोप से, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के स्लोप से लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और Z कहाँ से आएगा, Z इज द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ B टू अमाउंट ऑफ C। तो ये भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये B और C ये स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशो ये हो जाएगा Z भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और KT टोटल रेट कांस्टेंट वो स्लोप से, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K2 रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2। सिमिलरली फॉर K1, अब यही इक्वेशन लेते हैं, K टोटल इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसमें अब ये K2 के बजाय ये वैल्यू अगर हम लिख लें, या सिंपल ये कहते हैं कि K टोटल ये स्लोप से फाइंड आउट हो गया और K2 यहाँ से आ गया, तो K1 आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। K1 इज इक्वल टू KT माइनस K2, K1 यानी इसमें KT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 के बजाय ये वैल्यू लिख लेते हैं, सो K1 विल बी इक्वल टू KT माइनस K2, K2 इज KT डिवाइड बाई Z1। तो ये स्लोप से और ये अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट से। सो सिमिलरली इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 2। तो ये बात कल के क्लास में रह गई थी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं
सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस की तरफ। सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस या इसको इंटरफेशियल रिएक्शंस भी कहते हैं, और या हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। सरफेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, those reactions that takes place at the surface of the solid catalyst, those are called surface catalyzed reactions or heterogeneous reactions। यानी इस केस में रिएक्शंस हमारे पास गैसियस फेज में होंगे या लिक्विड फेज में होंगे, लेकिन सॉलिड या कैटलिस्ट हमेशा सॉलिड फेज में होगा। सो दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। हेट्रोजीनियस रिएक्शन टर्म भी इसके लिए यूज किए जाते हैं। दोज रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, those are called heterogeneous reactions. They are heterogeneous reactions. For example, rate reactant R changes to product P in the presence of the solid catalyst. Catalyst can be metal or metal oxides or mixed metal oxides or metal and metal oxides, and कोई भी हो सकते हैं, solid catalyst हो सकते हैं ना, यानी metals भी हो सकते हैं, metal oxides भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा metal oxides भी हो सकते हैं, और एक मेटल और एक मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। सॉलिड कैटलिस्ट आर यूज्ड इन दीज रिएक्शंस। सो कैटालिटिक रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। 5 स्टेप्स में है। फर्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे, रिएक्टेंट्स मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। Diffusion is the movement of the reaction molecules from one place to another, यानी bulk phase से surface की तरफ जाएंगे। This it is the diffusion of the reactions toward the surface of the catalyst. Second, जब ये reactions molecule surface की तरफ पहुंच जाए, then they get adsorbed. So second step is the adsorption of the reactant at the surface of the catalyst. यानी surface के साथ attach हो जाते हैं, that is the adsorption. और फिर attach form में reactants कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, यानी रिएक्टेंट अटैच हो जाते हैं, उससे प्रोडक्ट बन जाता है, और प्रोडक्ट भी अटैच फॉर्म में फिर होगा। सो फोर्थ स्टेप में डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस, एंड फाइनली डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। इन 5 स्टेप्स में ये रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये सरफेस है, सरफेस के ये एक्टिव साइड्स हैं, यानी सरफेस पर adsorption takes place at specific positions. Those positions or points are called surface active sites. So first, these reactants are moved toward the surface. जब surface तक पहुंच जाते हैं, they adsorb, attached, becomes attached to the surface. इस तरह ये attach हो गए हैं। फिर attach form में ये react कर लेते हैं, तो इससे ये product बनेगा, और फिर product remove हो जाता है, और फिर वो move away from the surface in gaseous phase or liquid phase. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, आपने की नहीं है? नहीं, वो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से करता हूँ। ठीक है सर। हाँ, वो उसमें से चल रही है हम। So R goes to P. So first R in the gaseous phase move toward the surface and it adsorbed. So this is diffusion and adsorption, दोनों स्टेप्स इसमें शामिल हैं। यानी पहले तो ये गैस फेज से सरफेस की तरफ जाएगा, तो जब सरफेस की तरफ जाएगा तो फिर वहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाएगा, R adsorbed. Then R in adsorbed form react and gives product in adsorbed form. Then product in adsorbed form desorbs and it move away from the surface into the gaseous phase, P gaseous phase. So this is the representation of the surface catalyzed reactions. So इस केस में rate of reaction depends on concentration or pressure of the reactants in adsorbed form, क्योंकि यहाँ पर R adsorb involved है. So rate is proportional to R adsorbed. कितना adsorb हुआ है? So rate of reaction depends on the concentration or pressure of the reactant in adsorbed form. So rate is proportional to R adsorbed. R rate is equal to Kr adsorbed. Adsorbed reactant कितना adsorb हुआ है? It is generally expressed in terms of fraction of the surface covered by R. Fraction of the surface covered by R, कितना surface covered हुआ है? So adsorbed reactant is expressed in terms of the fractional surface coverage of the catalyst, और उसको हम represent करते हैं theta से. Fractional surface covered, fraction of the surface covered by R is theta R.
सो एड्सॉर्ब की जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा आर, रेट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आर, आर रेट इज इक्वल टू के आर। अब ये फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज इसको कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स यूज करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर और कंसंट्रेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। कितना एड्सॉर्प्शन, कितना यानी सरफेस कवर हुआ है या कितना वो स्पीशीज एड्सॉर्ब हो गए हैं, that is related to pressure or concentrations. So this relationship between pressure and extent of adsorptions at constant temperature is called adsorption isotherms. So this theta is expressed in terms of adsorption isotherms. Different types of adsorption isotherms have been proposed. इसमें से most commonly वो है Freundlich adsorption isotherms और एक है Langmuir adsorption isotherms। ये primitive पुरान यानी most commonly used है। Freundlich adsorption isotherms according to Freundlich theta is equal to k p 1 over n या theta is equal to k c 1 over n, जिसमें से theta fraction of the surface covered है, k constant है और n b constant है, empirical constant है और p pressure है। In terms of concentrations फिर हम p के बजाय c यूज करते हैं, this is concentrations। So this is the Freundlich adsorption isotherms। और इसी तरह Langmuir adsorption isotherms के लिए है theta is equal to kp 1 plus kp, where k is constant, adsorption equilibrium constant, और p is pressure of the r. In terms of concentrations, c is the concentration of r. तो अब इनमें से कोई भी यूज, इसके अलावा और भी है लेकिन ये दो मोस्ट कॉमनली है और इन दो में भी Langmuir adsorption isotherm ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। सो रेट इज इक्वल टू के आर थीटा आर। अब इस थीटा को अगर हम Langmuir में एब्जॉर्ब कर ले, एक्सप्रेस कर ले, Langmuir in terms of Langmuir adsorption isotherms, थीटा इज इक्वल टू के पी 1 प्लस के पी, तो ये क्या हो जाएगा? ये के रेट कांस्टेंट है और ये के पी 1 प्लस के पी, यानी इस थीटा आर के बजाय हमने ये लिख लिया है प्रेशर ऑफ आर। सो रेट इज इक्वल टू, यानी इन दोनों कांस्टेंट को इकट्ठे कर लिए हैं के और के पी डिवाइड बाई 1 प्लस के पी। अब ये हमारे पास दो कांस्टेंट, अगर इन ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम एक कांस्टेंट ए कर देते हैं और दूसरा कांस्टेंट हम बी ले लेते हैं। सो सिंपल फॉर्म में हो जाएगा रेट इज इक्वल टू ए पी 1 प्लस बी पी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड पी इज द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस रेट विल बी इक्वल टू ए सी 1 प्लस बी सी। अब इसका लीनियर फॉर्म अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसको अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा 1 ओवर रेट इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी डिवाइड बाई ए पी, 1 ओवर रेट इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी डिवाइड बाई ए पी। तो इसको सेपरेट करते हैं 1 ओवर ए पी प्लस बी पी डिवाइड बाई ए पी, पी और पी कैंसिल, सो बी ओवर ए। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, 1 ओवर रेट y एक्सिस पर और 1 ओवर पी x एक्सिस पर, सो इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप ये 1 ओवर ए इसका स्लोप हो जाएगा, 1 ओवर ए इज स्लोप और b ओवर a इज इंटरसेप्ट। तो स्लोप और इंटरसेप्ट से हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अब ये एड्सॉर्प्शंस हैं जिसमें से ये फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ये एड्सॉर्प्शन है, r becomes attached at the surface and it get adsorbed। अब ये adsorptions, ये nature of adsorptions affects the rate of the reactions। यानी nature of adsorption का क्या मतलब? strongly adsorbed है, weakly adsorbed है या moderately adsorbed है, तो इन तीनों का rate पर affect होगा, rate इससे affect हो जाता है। so nature of adsorption of the reactant R can be weakly adsorbed, strongly adsorbed or moderately adsorbed। So this nature of adsorption affect the rate of the reactions। So first if we take the weakly adsorption of the R, जब weakly if gas R is weakly adsorbed it means that B is small। B क्या है? adsorption equilibrium constant है और ये weakly adsorption कब होगी? at low pressure। when pressure is low then adsorption is weak, so B is small। तो अब इस डिनोमिनेटर में जब ये B स्मॉल हो जाए और प्रेशर B स्मॉल हो जाए तो स्मॉल वैल्यू इनटू स्मॉल वैल्यू इससे और भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये BP दिस कैन बी नेग्लिजिबल in comparison to 1, and this is very very small
इज कंपेयर टू 1, तो इस डिनोमिनेटर में इस Bp को हम इग्नोर कर सकते हैं एट लो प्रेशर एट फॉर वीक एड्सॉर्प्शंस. So if gas R is weakly adsorbed, it means B is very low. At low pressure, Bp will be much smaller than 1. So 1 plus Bp will be equivalent to या approximately equal to 1, यानी इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो जब इसको इग्नोर करेंगे so rate is equal to AP. So rate is directly proportional to pressure. So this is a first order equations. अब रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं माइनस dp बाई dt, यानी प्रेशर ऑफ द आर है, या तो dx बाई dt से प्रोडक्ट की फॉर्म में. अब अगर हर रिएक्शन में करते हैं तो फिर नेगेटिव साइन लगा लेते हैं. सो माइनस dp ओवर dt इज इक्वल टू AP. इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, प्रेशर को एक आर ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करने का है, प्रेशर ऑफ द आर. अगर ये ना भी लेके तो चूंकि आर रिएक्टेंट है ना, तो लेके या ना लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आर मींस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये रिएक्टेंट के लिए है, तो इसलिए साथ सबस्क्रिप्ट में आर लिखा है. सो dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू a dt. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, माइनस लॉग ऑफ p, और जब z इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0, देन प्रेशर इज लेट इनिशियल प्रेशर Pi. फर्स्ट ऑर्डर में हम A ले लेते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर Pi ले लेते हैं. सो वी गेट दिस इक्वेशंस, log Pi डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 80. स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस जिसका स्लोप होगा A, रेट कांस्टेंट उसका, यानी A विल बी दी स्लोप. यहाँ पर ये ड्रा करना चाहिए था, वो नहीं किया गया है. सो इट मीन्स एट लो प्रेशर व्हेन एब्जॉर्प्शन इज वीक द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. अब यहाँ पर ये रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी यहाँ पर ये है ना P, और अगर हम रेट ले लेते हैं सो इट गिव्स स्ट्रेट लाइन. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन. किस कंडीशन में? व्हेन प्रेशर इज लो एंड एब्जॉर्प्शन इज वीक. फॉर strongly adsorbed R, when pressure is high, R is adsorbed strongly, so value of B is high. तो अब उस डिनोमिनेटर में 1 को इग्नोर कर लेंगे. Bp will be much higher than 1, so 1 plus Bp will be equal to Bp, यानी 1 से ये ज़्यादा है तो इसलिए 1 को इग्नोर कर देते हैं. so क्या हो जाएगा? रेट will be equal to AP divided by Bp. तो Pp कैंसिल और A और B ये कांस्टेंट है, so it means rate is equal to constant. So rate is constant means rate does not change with the pressure. So it means this is a zero order reactions. यानी प्रेशर है, प्रेशर जब हाई हो, जब प्रेशर लो था इस यहाँ पर था, so it was straight line. जब प्रेशर हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर it gives straight line parallel to the horizontal. Rate becomes constant. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर के लिए हम काइनेटिक डिस्कस कर चुके हैं, वो इस तरह ये जीरो ऑर्डर के लिए है. That is equal to Pi minus Pg is equal to K naught is T, where K naught is zero order rate constant. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले, P when P is low, it straight line. When P is high, straight line in these conditions. और ये दरमियान में ये क्या हो जाएगा? ये मॉडरेट के लिए हो जाएगा. So it means order of reaction for surface catalyzed reactions is from 0 to 1. यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, तो इधर क्या हो जाएगा? इन बिटवीन 0 से लेकर 1 तक इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा. ये तो जब एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा. अब जब दो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे तो फिर क्या होगा? टाइम कितना हुआ है? दो रिएक्शंस के लिए फिर नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं. इसमें अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो